हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूँ एक न्यू एनिमी सीरीज। तो वीडियो स्टार्ट की और हमें दिखाया जाता है कि एक बंदे का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है और वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है। वहाँ पर भीड़ जमने लगती है। तभी वो जख्मी मुर्गा कहती है कि आखिर मैं हूँ कहाँ पर, रुको, मुझे तो एक ट्रक ने धक्का मार दिया था। तभी वो बंदा कहती है कि मेरे साथ और 3 बंदे थे, आखिर वो लोग कैसे, क्या वो लोग ठीक है? ऐसा सोचते सोचते हॉस्पिटल पहुँच जाती है और हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है। डॉक्टर उस बंदे को कह रहे थे कि अपनी सांस लेते रहो, लेकिन वो बंदा यही सोच रहा था कि काश मैं अपनी वर्जिलिटी लूज कर पाता। यही सोचते सोचते उसकी डेथ हो जाती है। इतना गंदा सोचेगा तो मरेगा ही ना। तभी उसे कोई अजीब सी साउंड सुनाई देती है। जब वो अपनी आँख खोलता है तो उसके सामने एक आदमी होती है। तभी वो आदमी उसे उठाकर एक औरत को पकड़ा देता है। वो लड़का सोचने लगती है कि आखिर मुझे इतनी आसानी से ये लोग उठा कैसे रहे। वो उस औरत को जैसे ही पकड़ने के लिए कोशिश करती है तो देखती है कि अरे साला, मैं तो एक बच्चा हूँ। आगे वो सोचने लगती है, लगता है मेरी पुनर्जन्म हुई है, लगता है दुनिया में रीइंकार्नेशन कुछ है। उस आदमी और औरत का नाम पॉल और जेनी होता है। तभी हमें कुछ महीनों की बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो बड़ा हो चुका है और घर में इधर उधर घूम रही होती है। उसका माँ उसे चारों तरफ ढूंढ रही होती है। हमें बताया जाता है कि उस बच्चे का नाम रूडी है और उसे इस दुनिया की भाषा के बारे में सब कुछ समझ में आ रही होती है। तभी रूडी बाहर का नज़ारा देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और बोलती है, क्या ये यूरोप है? नहीं, ये तो यूरोप नहीं है, आखिर ये कौन सी जगह है? तभी रूडी बोलती है कि ये तो बहुत ज्यादा पुराना है ना, पर यहाँ पर गैस है, इलेक्ट्रिसिटी है, कुछ भी नहीं है। तभी वो अपनी फादर को देखता है जो तलवार चला रही होती है। इसे देखकर वो शौक हो जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी उसका माँ उसके पास आकर उसे उठा लेती है और बोलती है कि मेरे राजकुमार को चोट तो नहीं लगी। तभी रूडी को उठाकर टेबल पे लेकर बैठा देती है और बोलती है कि मैं तेरी पेन ठीक कर देती हूँ, उसके लिए मैं जादू का इस्तेमाल करूंगा। तभी रूडी कहती है कि जादू, यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है क्या? तभी उसको जादू दिखाई देती है और वो बहुत ज्यादा चौंक जाती है। तभी रूडी का मॉम कहती है कि शायद तुम्हें पता नहीं है, क्योंकि मैं एक एडवेंचर हुआ करती थी। तभी वहाँ पर उसका डैड भी उसे देखने के लिए आ जाती है। तभी रूडी सोचती है कि अब मुझे सब कुछ समझ में आ रही है। तभी रूडी बोलती है कि ये अर्थ नहीं है, ये किसी दूसरी दुनिया है जहाँ पर जादू और तलवारबाज सिखाई जाती है। जिसके 1 साल के बाद रूडी अपने पैर पे खड़ा होने लगती है और उसे मैजिक पर इंटरेस्ट आने लगती है। तभी वो एक बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर 5 किताब उसको मिलती है और बोलती है कि मुझे जल्द से जल्द इसको पढ़ना सीखना होगा। फिर से हमें 1 साल का बाद सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूडी आप धीरे धीरे पढ़ना सीख रहा होता है और उसको सब कुछ समझ में आ रही होती है। तभी रूडी हमको बोलती है कि ये एक मैजिक किताब है और मुझे मैजिक के बारे में थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही होती है और मैजिक को एक्टिवेट करने के लिए सबसे पहले मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए और दूसरी तरह ये मैजिक सर्कल को क्रिएट करना चाहिए। मैजिक को सीखने के लिए सबसे जो मेन तरीका है वो है मंत्रों को उच्चारण करना। तभी रूडी बोलती है, इस किताब में बहुत चीज़ों के बारे में लिखा है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि आखिर किसका जन्मदिन से ही उसका अंदर कितना मैजिक है, ये कैसे डिसाइड होगी? आखिर मेरे अंदर कितना मैजिक है? तभी रूडी अपने अंदर कितना मैजिक है उसे टेस्ट करने के लिए एक ट्राई करती है और मंत्रों का उच्चारण करके छोटा सा वाटर बॉल बनाती है, लेकिन वो नीचे गिर जाती है। तभी वो उस जगह को टॉवल से पूछने लगती है और बोलती है कि काश मेरे अंदर और भी ज्यादा पावर होती। तभी वो फिर से एक बार ट्राई करने लगती है और इस बार वो अपनी माइंड के अंदर वाटर को महसूस करने लगती है और उसके बॉडी में चारों तरफ एनर्जी ही सर्कल क्रिएट होने लगती है और जिसकी वजह से बिना मंत्रों से मैजिक एक्टिवेट कर देती है और उस वाटर उसके ऊपर ही आकर गिर जाती है। तभी वो फिर से एक बार ट्राई करने लगती है, लेकिन उसका एनर्जी खत्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर पर उसका माँ आती है और उसे सोचने लगती है कि उसने पेंट में गीली कर दी। तभी अगले दिन हमें रूडी को दिखाया जाता है जो वहाँ पर मैजिक की प्रैक्टिस कर रही होती है और वो बोलती है कि मैंने काफी सारे एक्सपेरिमेंट कर लिया, लेकिन हम बिना मंत्रों के भी मैजिक को एक्टिवेट कर सकते हैं। तभी वो बोलती है कि उस किताब में जितने सारे बात लिखी है सब कुछ सच नहीं है, कुछ झूठ है। हम जितनी ज़्यादा मंत्रों की प्रैक्टिस करेंगे हमारी पावर उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी और हम बिना मंत्रों के भी पावर यूज कर सकते हैं। हम अगले सीन में देखते हैं रूडी और सब मिलकर खाना खा रहे होते हैं, लेकिन रूडी तो अभी भी मैजिक के बारे में सोच रही होती है।
तभी रूडी हमें बताती है कि जैसे जैसे मैं ग्रो करती जा रही हूँ वैसे वैसे मेरी मैजिकल पावर बढ़ती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि मैं अपनी मैजिक की आखिरी लिमिट पर पहुंच जाऊंगी। अगर ये बात सच हुई तो मुझे हमेशा जादू की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि पॉल अपनी तलवारबाज प्रैक्टिस कर रही होती है। तभी उसके मुंह पर आकर एक पानी गिरती है। तभी पॉल सोचती है आखिर मेरे मुंह पर पानी कहाँ से आकर गिरा, लेकिन हमें तो पता है ये कर्तव्य कौन कर रहा है। रूडी अब वाटर बॉल को आगे थ्रो करना भी सीख गई होती है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो बोलती है कि मैंने पता लगा लिया है कि मंत्र किस तरह से काम करती है। हम मंत्रों से किसी भी चीज को क्रिएट कर सकते, उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। वो कहती है कि मेरे अंदर बहुत ज़्यादा पावर आ चुकी है, अब वक्त आ चुका है कि मैं इंटरमीडिएट पावर की इस्तेमाल करूं। तभी वो किताब से मंत्रों को पढ़ना स्टार्ट कर देती है और अपने हाथ में बहुत बड़ा वाटर बॉल बना लेती है और वो वाटर बॉल छत को तोड़ते हुए बहुत दूर जाकर गिरती है। इतना बड़ा धमाका को सुनकर पॉल और जेनिट वहाँ पर आ जाती है। जेनिट देखती है कि उसका बच्चा इंटर लेवल का मैजिक यूज किया है। तभी रूडी सोचती है कि अब तो मुझे डांट पड़ने वाली है। तभी जेनिट खुश होकर कहती है मुझे पता था हमारा बच्चा एक जीनियस है, हमें उसके लिए एक ट्विटर हायर करना चाहिए। इसके कुछ दिनों के बाद एक ट्विटर को बुलाया जाता है। वो एक लड़की होती है और उसका नाम रॉक्सी होती है। वो वहाँ पर आती है। रॉक्सी कहती है कि आखिर में किसको मैजिक सिखाने वाले हो। तभी जेनी कहती है कि तुम इस रूडी को मैजिक सिखाने वाले हो। तभी रॉक्सी बोलती है अच्छा तो इनका पेरेंट्स भी पागल है जो इस छोटे बच्चे को मैजिक सिखाने के लिए कह रहे हैं। को लगता है इस बच्चे के अंदर मैजिक है। तभी जेनिट कहती है आखिर तुम क्या कह रहे हो। तभी रॉक्सी कहती है नहीं कुछ नहीं। इसके बाद रॉक्सी रूडी को लेकर बाहर बिठा देती है और बोलती है देखो बच्चे मैं तुम्हें मैजिक सिखाती हूँ। मैजिक 3 टाइप की होती है, पहली समनिंग मैजिक और दूसरी अटैक मैजिक, तीसरी हीलिंग मैजिक। तभी रूडी ये सब सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। वो बोलती है चलो मैं तुम्हें एक मैजिक करके दिखाती हूँ, तुम मेरे पीछे इसे रिपीट करना। वो मंत्र बोलती है और अपनी पावर से एक वाटर बॉल क्रिएट करती है। वाटर बॉल से एक पेड़ को तोड़ देती है। ये देखकर रूडी बोलती है मैं आपको एक बात बताती हूँ, इस पेड़ को मेरी माँ ने बहुत कष्ट से बड़ा किया है। अगर जब उनको पता चलेगा कि इस पेड़ टूट गई है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। जिसे सुनकर रॉक्सी एकदम घबरा जाती है और जाकर अपनी हीलिंग मैजिक से उस पेड़ को फिर से ठीक कर देती है। ये देखकर रूडी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रॉक्सी उसके पास आकर बोलती है, कहती है कि तुम आप ट्राई करके दिखाओ। तो रूडी अपनी मंत्र को बोलती है और अचानक से वाटर बॉल को फायर कर देती है। अभी रॉक्सी बोलती है क्या तुमने मंत्र को छोटा कर दिया। तो रूडी कहती है नहीं, दरअसल मैंने मंत्र को ही स्किप कर दिया। रॉक्सी चौंक जाती है और बोलती है ये तो कितना खतरनाक बच्चा है, लगता है इसे ट्रेन करने में मजा आएगा। तभी हम देखते हैं रूडी की माँ का पैर टूट जाती है, जिसे देखकर रूडी की माँ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और रॉक्सी को डांटने लगती है। तभी रॉक्सी बोलती है अरे मैंने तो पहले दिन से ही गलती कर दिया, लगता है काल से मुझे निकाल दिया जाएगा। जिसमें रूडी कहती है मैम आपका यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है। फिर रूडी सोचने लगती है अरे मैंने तो 20 सालों से किसी भी लड़की के साथ कोई भी बात नहीं की, आखिर मैं इसे कैसे मनाऊं। तभी रूडी उसके कंधे पर हाथ देकर कहती है आपने कोई भी गड़बड़ नहीं की है, इससे आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। ये बात सुनकर रॉक्सी को थोड़ा अच्छा लगता है। तभी वहाँ पर जेनिट आ जाती है और उन दोनों को घर के अंदर बुलाती है। हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रॉक्सी आने की खुशी में घर में पार्टी दी जा रही होती है। तभी रूडी सोचने लगती है ये सब मुझे एक सपना जैसा लग रहा है, चाहे ये सपना क्यों ना हो मुझे ये अच्छा ही लगता है। तभी रूडी सोचने लगती है पिछले जन्म में मैंने कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस जन्म में शायद मैं कुछ कर पाऊँ। अगर मैंने मेहनत किया तो मैंने बहुत कुछ करूंगा, यही बात सोच रही होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 2 लोगों की अंतिम संस्कार चल रही होती है। दूसरी तरफ कुछ लोग मिलकर एक आदमी को घर से निकाल देते हैं। बाहर बारिश हो रही थी इसीलिए वो उदास होकर रास्ते में चलने लगती है। तभी उस आदमी की नजर कुछ बच्चों के ऊपर जाती है जो लोग रास्ते पर खड़े होकर बहस कर रहे होते हैं। तभी वो आदमी देखती है कि एक ट्रक उनके तरफ बढ़ रही होती है। ये देखकर वो आदमी उन बच्चों को बचाने के लिए जा रही होती है। तभी उसका ही एक्सीडेंट हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं, वो रूडी होती है। वो उसका पिछले जन्म की स्टोरी होती है और वो उसे सपने में ही देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा डर जाती है। तभी उसकी मम्मी पापा के रूम से आवाज आने लगती है। तभी वो ये सोचती है कि अगर वो उनकी रूम में जाकर पूछे कि आखिर यहाँ पर इस तरह की आवाज क्यों आ रही है तो कैसा होता। इतना कहने के बाद वो शैतान की तरह हंसने लगती है। आगे जब वो बाहर जाती है तभी वो देखती है
कि रॉक्सी उनकी पेरेंट्स के रूम में झांक रही होती है और ये देखकर रोडी वापस अपनी कमरे में चली जाती है और वो फिर से शैतान की तरह हंसने लगती है। तभी हमें 6 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। रोडी रॉक्सी की वजह से बहुत जल्दी इंटरमीडिएट लेवल की मैजिक सीख जाती है। आगे हम देखते हैं कि रात में रॉक्सी रोडी को पढ़ा रही होती है पर रोडी का ध्यान किसी और की तरफ होती है। तभी रोडी कहती है कि मैं ये देखकर हैरान हूँ कि इस दुनिया में डीमन और स्पिरिट भी रहते हैं। तभी रॉक्सी कहती है कि वैसे मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, मैं भी एक डीमन हूँ, तो इसीलिए तुम्हारी मॉम डैड मुझे देखकर चौंक गए थे। असल में वो मेरे हेयर कलर को देखकर चौंक गए थे। वो ये भी बताती है कि लगभग 400-500 पहले इंसान और शैतानों के बीच में एक खतरनाक फाइट हुई थी और उसी फाइट के बाद इंसान और डीमन अलग रहने लगे हैं और इसी कारण से तो तुम्हारी मॉम डैड मुझे देखकर चौंक गए थे। आगे वो रोडी के सामने जाकर कहती है कि ग्रीन कलर की बालों वाले लोग जिनके हेड पर रेड स्टोन होती है उनसे दूर ही रहना। अगर वो तुम्हें देख लिए तो तुम्हारी पीछा करते हुए तुम्हारी घर तक आ जाएंगे और तुम्हारी पूरी फैमिली को मार देंगे। जिसे सुनकर रोडी कहती है कि हाँ मैं उनसे दूर ही रहूंगी। तभी रॉक्सी कहती है कि कभी कभी मेरी बाल भी ग्रीन कलर की दिखने लगती है, शायद मेरे साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। तभी रोडी उसे कहती है कि आपका बाल तो बहुत ज्यादा सुंदर है। तभी रॉक्सी कहती है कि शुक्रिया, पर ये बात उससे कहना जो तुम फ्यूचर में किसी को प्यार करोगे। वो लड़की ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होगी। समझ गए छोटे बच्चे? जिससे सुनकर रोडी कहती है मैं तो आपसे ही प्यार करती हूँ। जिस पर रॉक्सी कहती है अच्छा बेटा, अगर 10 साल बाद ये बात फिर से कहना तब मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगी। इसके बाद हमें रोडी का बर्थडे सेलिब्रेशन की सीन दिखाया जाता है। तभी हमें रोडी बताती है कि यहाँ पर हर साल बर्थडे नहीं मनाया जाता है बल्कि हर 5 साल में एक ही बार बर्थडे मनाया जाता है। फिर आगे रोडी को सब लोग बर्थडे विश करते हैं और बर्थडे पार्टी शुरू हो जाती है। जितने सारे लोग वीडियो देख रहे हो आ जाओ भंडारा खाने के लिए। इस बर्थडे पार्टी में खाने के साथ साथ पॉल का कर्तव्य भी दिखाया जाता है और वो एक जोकर की तरह बर्ताव कर रही होती है, जिसे देखकर उसकी वाइफ और रॉक्सी मन ही मन हंसने लगते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद पॉल रोडी को एक तलवार गिफ्ट करती है, लेकिन रोडी उतना ज्यादा खुश नहीं होती है क्योंकि रोडी को मैजिक में इंटरेस्ट होती है। क्योंकि दोस्तों आप लोगों को तो पता है हम मैजिक से कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जेनिद उसे एक मैजिक की किताब देती है। इसे देखकर रोडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जितने सारे लोग देख रहे हो आप लोग तो भंडारा खाने के लिए आए थे, क्या खाली हाथ आए थे या फिर कुछ गिफ्ट लेकर आए थे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आगे रॉक्सी रोडी को एक जादू स्टोन देते हुए कहती है कि ये जादू स्टोन तुम्हारी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर देगी। ये देखकर रोडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी रॉक्सी उसे कहती है कि कल मैं तुम्हारा एग्जाम टेस्ट लूंगी। फिर हमें रोडी का सीन दिखाया जाता है जो खिड़की पर बैठकर अपनी पिछले जन्म की लाइफ के बारे में याद करने लगती है और कहती है कि हमेशा उसे सब लोग बुली किया करते थे, इसीलिए वो घर से निकलना भी बंद कर दिया था। वो हमेशा पूरे दिन अकेला रहने लगता था। इसकी वजह से उसकी पूरी जिंदगी बेकार और बोरिंग हो गई थी। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रोडी बाहर जाने से डर रही होती है। उसे देखकर रॉक्सी कहती है कि अच्छा तुम इस घोड़े से देखकर डर रहे हो। बेचारा रोडी जो अपनी मम्मी के पीछे छुपा था वो और कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो रॉक्सी को बताना नहीं चाहता था कि वो घर से बाहर जाने से डर रही है। उसकी पिछले लाइफ की वजह से वो डर रहा है। जिसके बाद रॉक्सी रोडी को उठाकर घोड़े पर बैठा देती है और उसे बाहर ले जाने लगती है और इसकी वजह से रोडी को धीरे धीरे अपनी पिछले लाइफ की जन्म को याद आने लगती है और वो बाहर जाने से बहुत ज्यादा डर रही होती है। आगे जाके जब वो कुछ लोगों को देखती है तो वो बहुत ज्यादा कांपने लगती है और कहती है कि कहीं ये लोग मुझे आकर बुली ना कर ले। तभी वो सारे लोगों को जब देखती है तो वो सोचती है कि यहाँ पर तो सारे लोग अच्छे हैं और सभी लोग अपनी अपनी काम कर रहे होते हैं, शायद यहाँ पर डरने वाली कोई बात ही नहीं है और इसीलिए उसके अंदर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आने लगती है और वो रास्ते में सभी लोग को हालचाल पूछने लगती है और ऐसा कहते हुए वो आगे चले जाने लगती है। इसके बाद रॉक्सी रोडी को एक खाली मैदान पर लाने लगती है और कहती है कि ये जगह बिल्कुल ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ एक ही बार करूंगी, ठीक से देखना और याद कर लेना। जिस पर रोडी पूछती है क्या ये कोई सीक्रेट मैजिक है इसीलिए हम एक खाली मैदान पर आए हैं? जिस पर रॉक्सी कहती है कि नहीं, पर ये एक खतरनाक मैजिक है जिससे लोगों को और उनकी फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है, इसीलिए हम एक खाली जगह पर आए हैं। तभी रॉक्सी आगे चलते चलते हुए एक जगह पर रुक जाती है और गहरी सांस लेती है। तभी वो कहती है कि पानी की जादू स्पिरिट के रूप में आप जमीन पर सुनामी लेकर आओ, मैं आपसे कह रही हूँ द प्रिंस ऑफ थंडर एम्परर। उसका इतना कहते ही चारों तरफ तूफान आने लगती है और एक बिजली आकर उनकी घोड़े के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर रॉक्सी काफी ज्यादा डर जाती है और इसीलिए वो तुरंत अपनी घोड़े के पास आकर अपनी घोड़े को हीलिंग मैजिक से ठीक करने लगती है। फिर वो रोडी से कहती है कि तुम इस बात को किसी को नहीं बताना। जिस पर रोडी कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं इस बात को किसी को नहीं बताऊंगा। इसके बाद रॉक्सी रोडी को भी इस मैजिक को ट्राई करने के लिए कहती है और वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बना लेती है। इसके बाद रोडी भी वहाँ पर जाकर कहती है कि पानी की जादू स्पिरिट के रूप में आप पानी के जरिए जमीन पे सुनामी लेकर के आओ, मैं आपसे कह रही हूँ द प्रिंस ऑफ थंडर एम्परर। और उसका इतना कहते
कहते ही वहाँ पर काफी बड़ा तूफान आने लगती है। ये देखकर रॉक्सी काफी ज्यादा चौंक जाती है और कहती है तो ये काफी ज्यादा शानदार है। फिर यहाँ पर तूफान शांत होने के बाद रॉक्सी रूडी को कहती है कि अब मुझे तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। कांग्रेचुलेशन, तुम एक अच्छे जादूगर बन चुके हो। ये सुनकर रोडी थोड़ा सा उदास हो जाती है, लेकिन वो फिर से स्माइल करने लगती है। तभी रात होने के बाद रोडी के पेरेंट्स रॉक्सी को कहती है अगर तुम चाहो तो तुम हमारे साथ रह सकते हो। तभी रॉक्सी कहती है कि जी हाँ, आपकी शुक्रिया, लेकिन मैं पूरी दुनिया में घूमना चाहती हूँ और अपनी जादुई शक्ति को अच्छे से इस्तेमाल करना चाहती हूँ और इसीलिए मुझे यहाँ से जाना जरूरी है। फिर वो आगे रोडी से कहती है कि मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करने के लिए अपना बेस्ट दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सिखाने के लिए लायक नहीं हूँ क्योंकि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। जिसे सुनकर रोडी कहती है कि नहीं, ये सच नहीं है, आपने मुझे काफी ज्यादा मैजिक सिखाया है, शायद आप नहीं होते तो मैं आज तक यहाँ पर नहीं हो पाती। जिसके बाद रॉक्सी अपनी होम टाउन की लॉकेट रोडी को पहना देती है। ये देखकर रोडी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि मैं इसे संभाल कर जरूर रखूंगा। और इसके बाद रॉक्सी वहाँ से चली जाती है और ये देखकर पॉल और जेनी रोने लगते हैं। तभी रोडी भागते हुए जाकर कहती है कि मुझे इतना ज्यादा सिखाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। इसके बाद रोडी मन में कहती है कि उसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, एक्सपीरियंस, नॉलेज और मुझे बहुत कुछ सिखाया है और मुझे बाहर लेकर के गई और इसके लिए मैं काफी टाइम से ट्राई कर रही थी लेकिन नहीं कर पाई। मगर रॉक्सी के आने के बाद सब कुछ बदल गया और इन सब के लिए मैं उस छोटी लड़की की बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें रोडी को दिखाया जाता है जो कि अपनी मॉम डैड से बाहर जाने के लिए पूछ रही होती है। ये बात सुनकर वो दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और तभी पॉल कहती है कि एक आदमी की स्ट्रेंथ कमजोरों को बचाने के लिए होती है। जिस पर रोडी कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ डैड, और जो आदमियों के पास स्ट्रेंथ होती है ना तो वो लड़कियों के सामने शो ऑफ करने में भी काम में आती है। जिसे सुनकर पॉल कहती है कि छे, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। तो वही हमें अगले सीन में रोडी को गाँव में घूमते हुए देखते हैं। वो ना सभी से अच्छे से मिल रही होती है और मन में रॉक्सी को थैंक्स भी कह रही होती है और वो सोचता है कि वो हमेशा रॉक्सी का शुक्रगुजार रहेगा। इसके बाद वो घूमते हुए एक जगह पर जाकर के पहुंचती है और वो देखती है कि कुछ बच्चे एक अकेले बच्चे को परेशान कर रहे होते हैं और उस बच्चे के ऊपर कुछ फेंक रहे होते हैं। जिसे देखकर रोडी अपनी वाटर मैजिक से उन सभी बच्चे के ऊपर अटैक करके उन सभी को डराकर वहां से भगा देती है और वो उस बच्चे के पास जाती है और उसे लगता है कि ये एक लड़का है, लेकिन असल में वो एक लड़की होती है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। वो पूरी की पूरी कीचड़ में भरा हुआ होती है और इसीलिए रोडी गर्म पानी से उसका सर धो देती है। और इस दौरान रोडी नोटिस करती है कि उस बच्चे की ग्रीन कलर की बाल होती है और उसे देखकर उसे रॉक्सी की बात याद आती है कि स्पिरिट डीमन की ग्रीन कलर की बाल होती है और उसके सर पर एक रेड कलर का क्रिस्टल होती है। अगर ऐसा तुमने किसी से देखा है तो फटाक से वहाँ से भाग जाना। और ये याद आते ही रोडी उस बच्चे का सर चेक करती है और उसे वहाँ पर कोई भी क्रिस्टल नजर नहीं आती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शांत हो जाती है। तो फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रोडी उस बच्चे की बाल सुखा रही होती है और इस दौरान रोडी उस बच्चे को कहती है कि जब तक तुम उस बच्चे के साथ लड़ोगे नहीं तब तक वो लोग तुम्हें परेशान करते रहेंगे। आगे वो लड़की जो रोडी को लड़का लग रहा था वो पूछती है कि तुम्हें मेरी बालों से कोई भी फर्क नहीं पड़ती है। जिस पर रोडी कहती है कि यार बिल्कुल भी नहीं, मेरे तो मास्टर भी डीमन थी। बातों बातों में वो बताती है कि उसका डैड एक हाफ एल्फ है और उसके बाल उसकी माता पिता से नहीं मिलती है। इतना कहने के बाद वो रोने लगती है। जिस पर रोडी उसे शांत कराते हुए मन में सोचती है कि शायद इसकी फैमिली का कंडीशन सही नहीं है और कैसे सिर्फ इसकी हरे बालों के कारण लोग उसे इतना ज्यादा तंग करते हैं। तो फिर अगले सीन में हम वो दोनों को कहीं जाते हुए देखते हैं जहाँ पर वो लड़की रोडी से पूछती है कि उसने उसकी मदद क्यों की। इसके जवाब में रोडी कहती है कि उसके फादर ने उसे सिखाया है कि कमजोरों की मदद करनी चाहिए। ये बात सुनने के बाद वो लड़की कहती है कि अब जब तुमने मेरी मदद की है इसीलिए वो सभी बंदे तुम्हारे साथ नहीं खेलेंगे। जिस पर रोडी कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे साथ खेल लेना। फिर आगे बात करते करते वो लड़की अपना नाम सिल्फ बताती है। जिस पर रोडी बताती है कि ये तो वाइल्ड स्पिरिट की जैसा है, बहुत अच्छा नाम है तुम्हारा। आगे वो दोनों एक पेड़ के पास पहुँचते हैं और रोडी कुछ खेलने की बात करती है। जिस पर सिल्फ बोलती है कि उसे कुछ भी खेलना नहीं आता, वो कभी किसी के साथ कुछ भी खेली नहीं, जिसकी वजह से रोडी ये बात सुनकर उसे काफी ज्यादा बुरा लगती है। तभी सिल्फ रोडी को मुस्को मैजिक सिखाने के लिए कहती है। जिस पर रोडी उसे हाँ बोलते हुए उसे सिखाने लगती है और उसे प्रैक्टिस करते रहने के लिए कहती है। इसके बाद शाम होने के बाद रोडी सिल्फ को उसकी घर पे छोड़ने के बाद वो अपनी घर चली जाती है। तो वहीं रोडी घर आने के बाद पॉल उसे कहती है कि मैंने सुना है कि तुमने सोमल को मारा है। दरअसल सोमल उसी लड़के का नाम है जो सिल्फ को परेशान कर रहा था। पॉल इतना कहने के बाद रोडी उसे कुछ कहने की कोशिश करती है पर पॉल उसे कुछ भी कहने के लिए नहीं देती है और वो कहती है कि चुप रहो और अभी के अभी जाकर के सोमल से माफी मांगो। तभी रोडी माफी मांगने से मना कर देती है और पॉल से बहस करने लगती है। जिस पर पॉल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और वो रोडी को एक खतरनाक चापड़ लगा देती है। चापड़ खाने के बाद रोडी कहती है कि डैड मैंने आपकी यकीन जीतने के लिए बहुत
बहुत ज्यादा कोशिश किया, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ मारा। जिस पर पॉल कहती है कि रुको रुको, क्या हुआ था मुझे बताओ। जिस पर रूडी कहती है कि चिंता मत करो डैड, अगली बार अगर मैंने उन तीनों बच्चे को किसी एक बच्चे को परेशान करते हुए देखा तो मैं उसे इग्नोर करते हुए वहाँ से चली जाऊंगा, या फिर मैं उन बच्चे के साथ मिलकर उस बच्चे को तंग करूंगा, और मैं जब बड़ा हो जाऊंगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, और कभी भी मैं अपने आप को फैमिली के नाम से नहीं बुलाऊंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम बहुत ज्यादा शर्म आएगी, क्योंकि मैंने ऐसी फैमिली में जन्म लिया है। अब ये बात सुनकर पॉल को बहुत ज्यादा बुरा लगती है और वो कुछ भी बोल नहीं पाती है। जिसके बाद रूडी मन में सोचती है कि अब हार मान लो डैड, मैंने अपनी जिंदगी का 20 साल आर्गुमेंट करते हुए निकाली है, इसीलिए तो मुझसे नहीं जीत सकते। और ऐसा ही होती है, पॉल को अपनी गलती समझ में आ जाती है और वो रूडी से माफी भी मांगती है। तो पॉल अगले सीन में शांति से बैठकर रूडी के बारे में सोच रही थी कि तभी जेनित वहाँ पर आती है और पॉल से उसकी परेशानी की कारण पूछती है, जिस पर पॉल बताती है कि उसकी और रूडी के बीच में लड़ाई हुई है। अगर मैं रूडी को घर छोड़ने के लिए बोलता तो वो उसी वक्त घर छोड़ के चली जाता। जिस पर जेनित कहती है कि आखिरकार तो वो तुम्हारा ही बेटा है, तुमने घर छोड़ा था, वैसे ही वो भी घर छोड़ सकती है। और ये सुनने के बाद पॉल अपनी फादर के बारे में सोचने लगती है और उदास हो जाती है और सोचने लगती है कि उसे कुछ बोलने के लिए मौका ही नहीं दिया गया था। इसके बाद अगले सीन में रूडी कहती है कि फिर से गर्मियों का टाइम आ चुका है और वो लड़के अभी तक नहीं सुधरे हैं और वो सभी लोग अभी भी मुझे परेशान करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन हर बार मैं उन सभी को डराकर वहाँ से भगा देती हूँ और हर बार उसकी माँ कंप्लेन करने के लिए आ जाती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो अपनी बच्चे से ज्यादा पॉल को देखने के लिए आती है और वो उसके पास आने के लिए बहाना ढूंढती रहती है। आगे हम रूडी को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं। वो ट्रेनिंग करते करते थक जाती है और जमीन पर लेट जाती है और तभी वहाँ पर शिल्प आ जाती है और आने के बाद वहाँ पर अपनी मैजिक की प्रैक्टिस करने लगती है। और इस दौरान रूडी बताती है कि शिल्प का मैजिक 6 महीने में ग्रो कर गया है। इसका मतलब मैं सही था, मैजिक प्रैक्टिस करने से ही बढ़ती है। इसके बाद शिल्प रूडी से उस मैजिक के बारे में पूछती है जो उसने बाल सुखाने में मदद किया था, जिस पर रूडी बताती है कि वो मैजिक उसने आग और पानी को मिलाने के बाद किया था। जिसे सुनने के बाद शिल्प रूडी से आगे पूछती है कि वो बिना मंत्रों से मैजिक को कैसे इस्तेमाल करती है। इस पर रूडी उसे बताती है कि तुम भी ऐसा कर सकते हो, बस तुम्हें अपनी बॉडी के अंदर मैजिक को फील करना होगा। इसके बाद शिल्प बिना मंत्रों की मैजिक को समन करने की कोशिश करने लगती है और थोड़ी देर की मेहनत के बाद वो भी बिना मंत्रों से मैजिक करना सीख जाती है और इससे वो काफी ज्यादा खुश होती है। आगे फिर जब रूडी अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोच ही रहा था तभी अचानक से बारिश स्टार्ट हो जाती है और वो दोनों रूडी के घर के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद लिलिया रूडी को नहाने के लिए कहती है। इसे सुनकर रूडी शिल्प को भी अपनी साथ ले जाती है। इसके बाद बाथरूम में जाने के बाद रूडी अपनी कपड़े निकाल देती है और वो शिल्प को भी उतारने के लिए कहता है। ये सुनने के बाद शिल्प शर्माने लगती है। ये देखकर रूडी कहती है कि इसमें क्या शर्माने के बाद। जिसके बाद रूडी उसकी कपड़े जबरदस्ती उतारने लगती है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि शिल्प एक लड़का है। और तभी शिल्प वहाँ पर जोर जोर से चिल्लाने लगती है और रोने लगती है और तब जाकर रूडी को समझ में आती है कि शिल्प तो एक लड़की है। और तभी वहाँ पर रूडी की फादर आ जाती है और ये सीन यहीं पर कट होती है। तभी हम अगले सीन में पॉल और रूडी को बात करते हुए देखते हैं, जहाँ पर पॉल उसे शिल्प से माफी मांगने के लिए कहती है और आगे नीचे आने के बाद पॉल रूडी को हिम्मत देती है और उसकी तारीफ करने लगती है और कहती है कि तुम ये कर सकती हो, मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास है। इसके बाद रूडी शिल्प के पास आती है और शिल्प से माफी मांगने लगती है और कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, दरअसल तुम्हारे छोटे बालों की वजह से मुझे लगता है कि तुम एक लड़के हो। जिसे सुनकर शिल्प कुछ नहीं कहती है और रोने लगती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होती है और हमें पॉल और रूडी को स्वॉर्ड प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं और इसमें रूडी कुछ खास कर नहीं पा रही होती है क्योंकि उसका मन नहीं लग रहा था। ये देखकर पॉल उससे कहती है कि क्या तुम अभी तक शिल्प के साथ अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए हो क्या। ये सुनने के बाद रूडी उदास हो जाती है और पॉल को कहती है कि प्लीज डैड मेरी मदद कीजिए। तो पॉल रूडी को कुछ टिप्स देने लगती है और उसे शिल्प के पास जाने के लिए कहती है। ये सुनने के बाद रूडी को थोड़ी बहुत हिम्मत मिलती है और आगे तभी वो शिल्प को अपनी घर के सामने खड़ी हुई देखती है और उसकी तरफ हिम्मत करते हुए जाने लगती है और शिल्प के पास जाते ही वो उससे माफी मांगने लगती है। तभी शिल्प रूडी का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो और तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नफरत नहीं करती और आपसे पहले की तरह तुम मेरे साथ रहो। इसके बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है और पॉल ये देखने के बाद वो भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों को गले लगा लेती है और आगे वो मन में सोचती है कि अरे मैं छोटे बच्चे को ये क्या सिखा रहा था। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होती है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।